तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 4th लेक्चर की रिवीजन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब कंपार्टमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। इस वजह से साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। और जो डीएनए होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोजोम की फॉर्म में या क्रोमोजोम में। तो इस वजह से इसके क्रोमोजोम को ट्रू क्रोमोजोम भी बोला जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। और सीलिया और फ्लैजेला जो कि लोकोमोटर स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते। तो वो है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट। और एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन मोस्टली प्लांट सेल में एब्सेंट होता है वो। अब मोस्टली क्यों बोला? क्योंकि ये एल्गी में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। और उसके बाद जैसे देखते हैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेल वॉल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी वॉल, एक होती है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल बाहर वाली साइड होती है, थिन होती है, इसमें लिग्निन एब्सेंट होता है और ये कंटिन्यूस होती है। और जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे प्राइमरी वॉल है वो रिड्यूस होती जाती है और सेकेंडरी वॉल उसके अंदर वाली साइड बनती जाती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। तो प्राइमरी वॉल का ये पता चल गया कि प्राइमरी वॉल में ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। और अब बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। तो सेकेंडरी वॉल अंदर वाली साइड होती है, थिक होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है और ये डिसकंटिन्यूस होती है, यानी कि इसके बीच बीच में स्पेस होते हैं और उस स्पेस को बोलते हैं पिट, यानी कि सेकेंडरी वॉल में पिट प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं सेल वॉल का फंक्शन। तो सेल वॉल एक तो सेल की शेप मेंटेन करेगी और एक सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगी और किसी पैथोजन से भी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, मैकेनिकल डैमेज से भी बचाएगी। तो ये हो गए सेल वॉल के कुछ एक फंक्शन। एक वैसे तो सेल वॉल होती है वो परमेएबल होती है, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री सेल वॉल नहीं होने देती सेल के अंदर। तो मतलब कि मैक्रो मॉलिक्यूल की एंट्री से भी प्रिवेंट करेगी सेल वॉल सेल को। अब उसके बाद देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किस किस से बनी हुई होती है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। फंजाई की सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन से। और उसके बाद देखते हैं एल्गी की सेल वॉल। तो एल्गी की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर कुछ एक प्रोटिस्ट होते हैं उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज और सिलिका से। तो ये हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला 2 सेल के बीच में कॉमन लेयर होती है जो कि मेनली कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, लेकिन ये मैग्नीशियम पैक्टेट से भी बन सकती है। और उसके बाद करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल के बीच में एक लिविंग कनेक्शन होता है जिससे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। तो मतलब एक टाइप से कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। और ये डेस्मोट्यूबुल से बनी हुई होती है। डेस्मोट्यूबुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन है। और जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो सेल वॉल और मिडल लैमेला को क्रॉस करता है। अब देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि इसमें ये जो 4 ऑर्गेनल है ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, यानी कि जो इनका फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन में होता है। और नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनल्स आते हैं उनका कोऑर्डिनेशन में फंक्शन नहीं होता, यानी वो अलग अलग काम करते हैं। तो इसमें आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। उसके बाद पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है उसको तो बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन से अराइज होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस और लिपोप्रोटीन में हेल्प करता है।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ये लिपिड सिंथेसिस और एनिमल्स में स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा और इस लेक्चर में इतना ही पढ़ा।